Hello everyone. In this video, I am going to discuss about non-probability sampling. इससे पहले I have made a video on what is sampling and about probability sampling methods. इस वीडियो में हम non-probability sampling को डिस्कस करेंगे. So non-probability sampling क्या होती है? It is that sampling जिसमें जो लोग होते हैं जिन्हें हमें अपने सैम्पल में सेलेक्ट करना होता है उनके इक्वल नंबर ऑफ़ चांसेस नहीं होते हैं हमारे सैम्पल में आने के. ओके, इट माइट पॉसिबल कि किसी के ज़्यादा चांसेस हों और किसी के कम चांसेस हों, और जो सैम्पल सेलेक्ट होते हैं वो रिसर्च के सब्जेक्टिव जजमेंट पे के बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज़ कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग इज़ वेरी सिमिलर टू स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो इससे पहले हमने वीडियो में पढ़ा था. तो उसमें हम स्ट्राटास बनाते थे. ओके, हमने कोई हमारे पास क्राइटेरिया है, हमने उस क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ स्ट्राटास बना लिए. ओके, उसके बाद हम यहाँ उस स्ट्रैटिफाइड में यहाँ से हमने रैंडम मेथड से सेलेक्ट किए सैम्पल्स, और उसके बाद वो जो भी हमने सेलेक्ट करे वो हमारा क्या बन जाता था, सैम्पल जिस पे हम रिसर्च करते थे. बट कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसमें रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है. तो सिंपल पहले तो हम वही मेथड करेंगे जो स्ट्रैटिफाइड में किया था कि हमने क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ग्रुप बना लेंगे, स्ट्राटास बना लेंगे. बट जो यहाँ से जो हम लोग उठाएंगे स्ट्राटास में से वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग से उठाएंगे, यानी कि उनको हम रैंडम मेथड से नहीं करेंगे. दैट कैन बी ऑन द चॉइस ऑफ द रिसर्च, या कन्वीनियंट मेथड पे हो सकता है. किसी भी मेथड से हम यहाँ से डेटा को उठा सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड ये समझने के लिए स्ट्रैटिफाइड ज़रूरी है, तो इससे पहले वाले वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, तो वो समझने के बाद कोटा सैम्पलिंग ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगी. नेक्स्ट है जजमेंटल सैम्पलिंग, दैट इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग. पर्पसिव सैम्पलिंग वो होती है जिसमें जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम डेलिब्रेटली जानबूझ के उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करते हैं जिन्हें हमें ये पता होता है कि वो लोगों का जो ओपिनियन है, जो भी उन्हीं लोगों से जो हमारा रिज़ल्ट है वो सही आ पाएगा. जैसे कि मान लीजिए अगर हम एजुकेशन सिस्टम पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, ओके, तो हम किन लोगों के ऊपर सर्वे करेंगे, किन लोगों को अपनी रिसर्च में इंक्लूड करेंगे, जो एजुकेशन की फील्ड से ज़्यादा बेटर रिलेटेड हैं उन्हीं लोगों को. ओके, तो लाइक टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, तो इस तरह के लोगों को ही हम सेलेक्ट करेंगे. हमें पता है कि हमारी रिसर्च क्या है और ये रिसर्च की रिक्वायरमेंट कौन लोग पूरी कर सकते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पर्पसफुली जाएंगे. ओके, और जजमेंटल सैम्पलिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिसर्चर के जजमेंट पे बेस होती है कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे लोग मेरी रिसर्च के को रेलिवेंट रिज़ल्ट दे सकते हैं, ये लोग हमारे रिसर्च के लिए रेलिवेंट हैं, इसलिए इन ऐसे लोगों को वो जब सेलेक्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पर्पसिव सैम्पलिंग. इसको डेलिब्रेट सैम्पलिंग भी बोलते हैं. डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, तो पर्पसिव, जजमेंटल, डेलिब्रेट आर द सेम टर्म्स. तो ये क्या होता है, ये लेस कॉस्टली होते हैं कि आपको पता है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मतलब टाइम नहीं देना है, अपने मनी नहीं इन्वेस्ट करनी है. कन्वीनियंट मेथड होते हैं और ये गारंटी देते हैं कि जो इंडिविजुअल हमारे रिसर्च के लिए सही हैं वो इंक्लूड करेगा, क्योंकि वो पर्पसफुली जो रिसर्चर है वो उनके पास एक एक करके जा रहा है और फिर उनसे डेटा कलेक्ट कर रहा है. तो दिस इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग. नेक्स्ट आता है एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, जिसको इंसिडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं और इसे कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं. तो एज द नेम क्लैरिफाइज कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग है तो रिसर्चर को जो भी कन्वीनियंट लगेंगे, जो लोग जो उसके आसपास होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो फ्रेंड है वो किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो आपको हाई स्कूल स्टूडेंट्स पे रिसर्च करनी है, तो आप क्या करोगे कि बिकॉज़ वो आपकी फ्रेंड है और वहाँ इस स्कूल में आपको इजीली अलाउड हो जाएगा जाना, तो आपने वहाँ जाके आप अपनी रिसर्च को हाई स्कूल स्टूडेंट्स पे कंडक्ट कर लिया. तो ये क्या हो गया, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जो भी रिसर्चर के लिए कन्वीनियंट हो और उन लोगों को वो सेलेक्ट करे जो कन्वीनियंट हो उनके लिए. तो उसको इस तरह की सैम्पलिंग को कन्वीनियंट सैम्पलिंग बोलते हैं. एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी का मतलब भी सेम वही है कि एक्सीडेंटली जो भी लोग सामने आए, ओके, उनको सेलेक्ट कर लिया. जैसे आपने रिपोर्टर्स को देखा होगा टीवी पे, सो अगर वो कुछ भी पूछ रहे होते हैं, कहीं भी मतलब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो आसपास जो भी जा रहा होता है उसको पकड़ के पूछने लगते हैं. तो वो क्या हो गया कि एक्सीडेंटल सैम्पलिंग कि कन्वीनियंस के बेसिस पे जो भी आसपास गया उसको पकड़ा और पूछना शुरू कर दिया. सो ये होती है कन्वीनियंट सैम्पलिंग. और इससे हम, लेकिन जो जनरलाइजेशन है इससे हम बहुत अच्छा जनरलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सैम्पल है हमारी वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन नहीं है. हो सकता है कुछ लोग, इंपॉर्टेंट लोग जो उनको आने चाहिए वो नहीं आ पाए, ठीक है, एक्चुअली सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन जिसको आना चाहिए वो नहीं आ पाए.
और तो इस वजह से इसमें हम जनरलाइजेशन की जो होता है वो हम बहुत ही कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट आया है वो जनरलाइजेबल है। ओके। और जैसे अब मान लीजिए हमने एडोलसेंट पे कोई स्टडी करी, तो हमने क्या किया, अपनी रिसर्च में सिर्फ लेट एडोलसेंस को ही ले लिया, तो क्या हम उसको पूरे एडोलसेंट पे जनरलाइज कर पाएंगे? क्योंकि लेट एडोलसेंट हो गया या 17, 18, 19, तो 13, 14, 15 के एज के बच्चों पे क्या वो रिज़ल्ट एप्लीकेबल होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से अब ये अगर कन्वीनियंट बेसिस पे हमने इस तरह से लिया कि तब हम लेट एडोलसेंस ले लिया, तो उस टाइम पे जनरलाइजेबल इस तरीके से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इस तरह की सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर ज़्यादा होता है। सैम्पलिंग एरर का मतलब होता है कि जब हमने पॉपुलेशन में से जो सैंपल लिया, ठीक है, वो फुल पॉपुलेशन को कंसिडर करके नहीं लिया। अब जैसे मैंने बोला था, आपकी फ्रेंड स्कूल में पढ़ा रही हैं, तो आपके लिए वो हाई स्कूल स्टूडेंट ज़्यादा कन्वीनियंट है लेने के लिए, बट और भी तो हाई स्कूल स्टूडेंट है, आपने उन सबको इग्नोर कर दिया, तो आपकी फुल जो पॉपुलेशन थी वो पूरी पॉपुलेशन ही नहीं आई और आपने एक कहीं से सैंपल उठा लिया। तो इस वजह से सैम्पलिंग एरर ज़्यादा होगी। जब सैम्पलिंग एरर ज़्यादा होगी तो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो भी आपकी रिसर्च की डिक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस वॉज अबाउट दिस कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड। उसके बाद है नेक्स्ट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमने एक, मान लीजिए हम अगर क्लास में हमें कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रोल नंबर ले लिया, हमारी क्लास में जितने भी लोग हैं उनके हमने रोल नंबर एक पेपर पर लिख लिए, और उसके बाद हमने ये किया कि कोई भी हमने पहला नंबर चूज़ कर लिया। मान लो हमने कोई भी, इसमें क्या होता है कि nth नंबर जो होता है कि हम कोई भी नंबर ले लेंगे और फिर उसी के ही गैप पे लेंगे। जैसे मान लो हमने 3 ले लिया, ठीक है, तो अब नेक्स्ट 1, 2, 3, तो नेक्स्ट पर्सन कौन होगा? जिसका रोल नंबर 6 होगा, फिर 1, 2 और 3, 9, तो नेक्स्ट किसका होगा? जो जिसका रोल नंबर 9th होगा। तो इस तरीके से हम उठा लेंगे सैम्पल। जैसे हमने अगर 60 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो हमें अगर मान लीजिए 10 का डेटा चाहिए, तो हम 10 का सैम्पल इस तरीके से कलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जो पहला नंबर होता है वो रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिया, तो आप 3 इस नंबर को भी, पहला नंबर आप इसको भी ले सकते थे, और यहाँ से आप 1, 2, 3 काउंट करके ये आपका पहला वो हो जाता है। पहला मतलब आपका सैम्पल यूनिट ये होती, नेक्स्ट सैम्पल यूनिट आपकी 9 हो जाती। तो ये होता है। अब इसका एक चीज़ और भी है कि जैसे मान लीजिए आपने 3 ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपने पहला 3 मान लिया, ठीक है, पहला नंबर या इस जगह से आपने अपना लेना स्टार्ट किया, तो अब यहाँ पे 3 आ रहा है आपका 9 पे, ठीक है, सॉरी 8 पे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ये रोल नंबर एब्सेंट है, ये नहीं आया है, तो हम 9th रोल नंबर को ले लेंगे, और उसके बाद हम 9th के बाद से नेक्स्ट काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 छोड़ा, जो थर्ड वाला है वो ले लिया, 11th। ओके, तो इस तरीके से होता है कि एक सिस्टम के बेसिस पे, सिस्टम के तहत हम पूरे सैम्पल को कलेक्ट करते हैं। सो दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। उसके बाद आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि जब हम कोई हिडन पॉपुलेशन पे स्टडी कर रहे हो, हिडन पॉपुलेशन का मतलब जो नॉर्मली हम कह नहीं सकते कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपको ट्रांसजेंडर्स पे स्टडी करनी हो, तो ये कहाँ आप ढूंढोगे ट्रांसजेंडर्स को, ठीक है। होमलेस इंडिविजुअल हैं कि जिनके पास घर नहीं है, तो अब ऐसे लोगों को लिस्ट करना और फिर उनमें से रैंडम सैम्पलिंग करना या कोई भी तरीके की सैम्पलिंग करना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिस्ट नहीं होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि ये हिडन होते हैं। ड्रग एडिक्ट्स हो गए, प्रॉस्टिट्यूट्स हो गई, कोई क्रिमिनल्स हैं, वो हो गया, ओके। तो दैट इज़, इस वजह से हम स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने 1-2 पता लगा लिया। जैसे हम होमलेस इंडिविजुअल्स पे कर रहे हैं, तो हम 2-3 लोगों के पास गए जो इनके पास जो होमलेस हैं, ओके, उनके ऊपर हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब उनसे हमने बोला कि आप और बताओ, और आपके कौन मतलब आप बताओ कि होमलेस और कौन कौन लोग हैं जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं, आप जिन्हें जानते हो। तो वो हो सकता है हमें 2-3 लोगों के पास और भेज दें कि हाँ ये लोग हैं, ठीक है। हम उनके पास फिर जाएंगे, फिर उनसे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा कि एक चेन बनती चली जाएगी। हमने यहाँ से एक डेटा कलेक्ट करा, ठीक है, 2-3 लोग यहाँ पर थे, इन्होंने हमें दूसरे 2-3 लोगों का और पता बता दिया। फिर हम यहाँ पे गए, इनके पास गए, इन्होंने हमें 2-3 का और बताया, इन्होंने 2 का और बताया, इन्होंने 2 का और बताया, फिर इन्होंने 2 का और बता दिया, ठीक है। तो ये हमारी स्नोबॉल हो जाती है। स्नोबॉल वर्ड इसलिए है क्योंकि जैसे आपने अगर स्नो लिया, ठीक है, और उसको आप रोल करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, तो वो बहुत बड़ी हो जाती है एट लास्ट में, ओके। तो वही चीज़ है कि हमने पहले एक छोटा सा स्नो लिया था, ओके,
तो उसके हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने फिर आगे बढ़े स्नो की तरह, तो हमारा सैंपल थोड़ा और बड़ा हो गया। फिर इन लोगों ने हमें और आगे पहुँचाया, तो हमारा स्नो और बड़ी होती चली गई। तो इस वजह से इसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोला जाता है। इसको चेन सैम्पलिंग भी बोल सकते हो, और ये जो कनेक्शंस होते हैं इसको सोशियोमेट्रिक भी बोला जाता है। तो इसलिए इसे सोशियोमेट्रिक सैम्पलिंग टेक्निक भी बोल दिया जाता है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब ये कुछ लेस यूज्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि सैचुरेशन सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, सैचुरेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का, जैसे हमने वाटर सोखना जिसको बोलते हैं, ओके, जैसे एब्जॉर्ब करना, जैसे स्पंज होता है, ठीक है। तो स्पंज के टाइम पर स्पंज तब तक वाटर एब्जॉर्ब करता है जब तक उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरे स्पंज के अंदर अपने अंदर पूरा वाटर को सोक कर ले। ओके, सो सैचुरेशन में भी यही चीज़ होती है कि जितने भी इंडिविजुअल हमारे रिसर्च के लिए जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल नेसेसरी हैं, तो हम तब तक सैम्पलिंग करते रहेंगे जब तक कि हमको वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे रिसर्च के अंदर नहीं आ जाती हैं। ओके, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन सैम्पलिंग। उसके बाद डेंस सैम्पलिंग होती है कि इसमें जैसे मान लीजिए हमने वो कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, वो इंडिविजुअल्स लेंगे जिनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हों जो हमको चाहिए। बट डेंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम वो 50% या उससे ज़्यादा लेते हैं। तो जैसे कि हमारी कोई 10,000 की है, 1,000 की है मान लीजिए, ठीक है। तो 1,000 में से हम 50% क्या हो गया, 500। तो 500 से 600 लोग हम सेलेक्ट करेंगे, और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होंगे, जैसे मान लो 400 लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो हमें चाहिए। ओके, तो 50% का क्राइटेरिया यहाँ पे काम करता है कि हम पॉपुलेशन में से 50% लोग उठाते हैं जो हमारे रिसर्च के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हों। ओके, उसके बाद आता है डबल सैम्पलिंग। डबल सैम्पलिंग में क्या होता है कि हमने ये तब यूज़ करा जाता है जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो, और अगर हम एक ही उसको सैम्पलिंग करते हैं तो सारे लोगों का आना मुश्किल होता है। तो जैसे कि मान लो 10,000 की पॉपुलेशन है, ठीक है। 10,000 में से हमने 1,000 को सेलेक्ट कर लिया। अब 1,000 में से हमने फिर से 300 लोगों को सेलेक्ट करा। तो ये क्या हो गई कि हमने एक बार यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट किया था और फिर यहाँ पे सैंपल सेलेक्ट किया, तो ये क्या हो गया, 2 बार हमने ऐसा करा। तो इसलिए इसको डबल सैम्पलिंग बोलते हैं। अगर एग्जांपल लें तो जैसे हमने कुछ क्वेश्चन आया है, हमने उसको मेल कर दिया, 1,000 लोगों को हमने मेल किया मान लीजिए, हमने उसे 1,000 को मेल कर दिया। अब सब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो मान लो उसमें से सिर्फ 400 लोग थे जिन्होंने वो फॉर्म को भर के वापस किया। तो अब यहाँ पे हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे इस जगह पे, और उसके बाद हम 100 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इन 100 लोगों को दोबारा से हम कोई जो क्वेश्चनायर होगा तो वो अगर हमें इनको भेजेंगे और वो फिर इसको भर के वापस कर देंगे। तो क्या हुआ कि हमने ये तो नॉन प्रोबेबिलिटी पे सेलेक्ट करा था कि जो भी हमें समझ में आया हमने उनको भेजते चलेगा, वो ये कोई भी मेथड से हमने इन 1,000 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जितने लोगों ने भी वापस किया वो फॉर्म भर के, यहाँ पे हमने फिर रैंडम सैम्पलिंग कर ली कि यहाँ से रैंडम सैम्पल करके हमने 100 निकाला, और उनको आगे और जो रिसर्च था, जो भी हमें क्वेश्चन आया था जो हमारा था, उसको फिल करके भेज दिया। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड डबल सैम्पलिंग। बस सो इतना ही है आज के लेक्चर में। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।